तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिखा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो जिसमें बहुत सारा हिस्सा जो पढ़ाया जा चुका है, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है पहले समझते हैं, फिर उसके बाद मैंने नोटिंग करवा रखी है और नोटिंग भी समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कंटेंट्स होते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब कि एक अर्थव्यवस्था में एक साल में पूरे गुड्स एंड सर्विसेज पे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ऊपर टोटल कितना खर्चा किया जा चुका है नहीं, यानी इट इज प्लान एक्सपेंडिचर दैट इज टू बी डन, ठीक है, इन वन अकाउंटिंग ईयर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जितना भी नियोजित हुआ है, जितना भी, एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, सभी वस्तु, पेन, कॉपी, हवाई जहाज, खाना पीना, बाकी सर्विसेज, पढ़ाना लिखाना, है सारी सर्विसेज के ऊपर भी, वस्तुओं के ऊपर भी, इन सब के ऊपर जितनी वस्तु, जितना खर्चा किया जाने वाला है एक साल, ठीक है, उसे कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह सकते हो। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर का मतलब तो पता ही होगा, खर्चा। अब ये जो खर्चा है वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में CI होता है, C+I, 3 सेक्टर में होता है C+I+G, 4 सेक्टर में होता है C+I+G और X-M, ठीक है। तो 4 सेक्टर वाला जो है वो ओपन इकोनॉमी है, 2 सेक्टर वाला जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, 3 सेक्टर वाला जो है वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक। तो ये 2 हिस्से जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है और ये जो है वो ओपन इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, तो इनका इससे क्या लेना देना है, ध्यान से देखिए। हर एक एग्रीगेट डिमांड के कंटेंट में मैंने सभी सेक्टर का बताया, 2 सेक्टर वाला, 3 सेक्टर वाला और 4 सेक्टर वाला। किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था, तो उस अर्थव्यवस्था में C जरूर दिख रहा है, C C C। C4, C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग व्यय। इसका मतलब कि जितनी भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, उसके अंदर जब टोटल खर्चे की बात आएगी तो टोटल खर्चे में, जब टोटल खर्चे की बात आएगी तो टोटल खर्चे में एक खर्चा जरूर मिलेगा। कौन सा खर्चा? कि हाउस होल्ड द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, वो ये वाला खर्चा। तो हाउस होल्ड किस प्रकार का खर्चा करता है? हाउस होल्ड भी 2 प्रकार के खर्चे करते हैं। हाउस होल्ड कौन? हाउस होल्ड हम तुम जो घरों में रह रहे हैं, जिनके पास मकान है, रह रहे हैं घर में, अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी, तो इन सब को हम कहेंगे हाउस। तो हाउस होल्ड हम हैं, हाउस होल्ड आप हो, जो वस्तुएं खरीदता है मार्केट से और उसे कंज्यूम करता है, उसको आप हाउस होल्ड कह सकते हो जनरली, पर असल उसे कंज्यूमर भी कहा तो कंज्यूमर है। वन हाउस होल्ड तो मुख्य रूप से कंज्यूमर, तो और बहुत नहीं हो सकता कंज्यूमर, और भी हो सकते हैं कंज्यूमर, पर मुख्य कंज्यूमर जो होता है वो हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड जितने भी खर्चा करता है वस्तुओं और सेवाओं को खरीद के उसका उपभोग करने के लिए, तो उसे कहते हैं हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग व्यय।
उसी को आप सी से दिखाते हो, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अब मुझे इसी सी के ऊपर पूरी कहानी कहनी है आज। अब जितनी भी कमाई अर्थव्यवस्था करता है, जितनी भी कमाई कुछ भी कमा रहे हो आप जनरली सोच के देखो, यदि आप एक अकेले व्यक्ति भी हो तो आप कमा रहे हो, तो आप अपने कमाई को दो प्रकार से खर्च कर सकते हो। आप अपनी कमाई को दो प्रकार से खर्च कर सकते हो, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो खर्चे दो ही प्रकार के होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्ट। तो तीसरे ये क्यों लिखे हुए? ये बेटा ये 3 और क्षेत्रीय में और ये 4 क्षेत्रीय में है तो सही। नहीं, हमें पढ़ना सिर्फ ये वाला है, इसलिए मैं फोकस इस वाले पे कर रहा। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन लिखा है मैंने, कंजम्पशन तो समझा दिया मैंने, कंजम्पशन फंक्शन जो लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, आप जितना भी कमाइए उस कमाई में से कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, जितना भी कमाइए उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, कुछ भी कमाइए उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। एक बात है, कमा तो कुछ नहीं रहे पर खर्चा 20 का है। हाँ, ये जो बात हुई ना यहाँ पे, कमा कुछ नहीं रहे और खर्चा 20 का है, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इंसान को जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। यदि आप जीवित हैं, इस धरती पर रहना चाहते हैं, आप जादू की तरह धूप से जिंदा नहीं रहते ही, तो फिर आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, और उस कंजम्पशन के लिए आपकी कमाई हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। दैट विल इवन बी एट व्हेन इनकम लेवल विल बी 0। जब इनकम 0 भी होगा तब भी आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसको कहते क्या है? ऐसे ही कह देंगे, 0 वाला नहीं, इसको सुंदर सा नाम दिया गया है, इसको सुंदर सा नाम दिया गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन। हिंदी में बताइए, स्वायत्त उपभोग। चलो, हिंदी वाला भी अपना अलग से है इनका, स्वायत्त उपभोग। तो स्वायत्त उपभोग वो उपभोग है जो आय का शून्य स्तर होने पर भी कम से कम किया जाता है, क्योंकि इंसान को जीवित रहना है। यहां मैंने लिखा है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट इनकम इज 0। जब आपका आय का स्तर 0 भी होगा तो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उसे कहा जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, पर जैसे जैसे आय बढ़ेगा, आय 0 था, फिर हमने 50 कर लिया और कमाया तो 50 हो गई आय, तो खर्चा भी बढ़ेगा भाई। तो खर्चे भी पहले 20 थे, अब खर्चे कितने हो गए? 60। फिर इनकम और बढ़ा, खर्चा और बढ़ेगा, इनकम और बढ़ा, खर्चा और बढ़ेगा। पर ये आप ध्यान से देख रहे हैं तो इनकम बढ़ रहा है 50 50 50 और खर्चा खाली बढ़ रहा है 40 40 40। ठीक है, तो इनकम जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से खर्चा नहीं बढ़ रहा, यानी कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, उपभोग का खर्चा नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जितना भी कमाई बढ़ता है उसमें आप पूरा खर्च नहीं करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए खर्चा, कमाई जितना बढ़ रहा है इसके मुकाबले आपकी कंजम्पशन जो है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ लिखा है मैंने, एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सच दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो ये दर्शाता है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में संबंध कैसा है, इनके बीच में संबंध है पॉजिटिव। हिंदी में बताइए, बता रहे हैं भाई धनात्मक संबंध।
ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में? इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में। हिंदी में कहा जाए तो धनात्मक संबंध आय और उपभोग के बीच में। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे मैंने लिखा है कंजम्पशन इंक्रीजेस एट अ रेट लेसर देन इनकम इंक्रीजेस। मैंने क्या लिख दिया भाई? मैंने लिख दिया कि कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट कंजम्पशन के बढ़ने का जो रेट है वो इनकम के बढ़ने के रेट से कम ही होगा। क्यों? बचत प्रवृत्ति की वजह से, बचाने की आदत की वजह से। तो इनकम यदि 50-50 बढ़ रहा है तो कंजम्पशन सिर्फ 40-40 ही बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कंजम्पशन आय के मुकाबले कम बढ़ेगा। देयर इज अ पॉइंट वेयर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, यानी BEP। तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा आपके इस टेबल में जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर नजर आ रहा होगा, और वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट यहाँ है जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है। अच्छा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में बताइए, हिंदी की बड़ी पड़ी है तुम्हें। सम स्तर बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला आपका ब्रेक इवन पॉइंट जहां 100 और 100 दोनों बराबर है, आय भी और उपभोग भी। डेफिनेशन तो बताया नहीं, ले भाई डेफिनेशन सुन ले। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो आय और उपभोग के बीच में, आय और उपभोग के बीच में फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। एक लाइन और लिखी है मैंने, वो भी पढ़ा देता हूं। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये गवर्नमेंट कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा है। हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं अपने इनकम के लेवल के साथ साथ उसको दर्शाता है ये। तो ये इसका मतलब ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। ये असल में कंजम्पशन फंक्शन का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन ही है, उसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो मैं अभी बता देता हूँ आप। तो मैंने जो बताया टेबुलर फॉर्म वाला कंजम्पशन फंक्शन, वो अब ग्राफिकल फॉर्म यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्रामेटिक यानी रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। कितना मजेदार हिंदी है। आप सुनिए, यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है। इस डायग्राम में मैंने इस साइड कंजम्पशन लिखा है, इस साइड इनकम लिखा है। इनकम से ही हम कंजम्पशन लाइन को डिराइव करते हैं, कारण क्योंकि रिलेशनशिप जो है कंजम्पशन की वो हमेशा किससे चेक किया जा रहा है? इनकम से। तो इसीलिए नीचे वाला यानी एक्स एक्सिस जो है वो इनकम रखा गया है और वाई एक्सिस जो है उसे कंजम्पशन रखा गया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब कंजम्पशन जो है वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। हमेशा जब कभी भी कंजम्पशन लाइन स्टार्ट होगी तो वो वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगी। ऐसा क्यों? वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस से इस वजह से स्टार्ट होगा क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपका आय का स्तर शून्य भी हो, आय का स्तर शून्य भी हो तो भी कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन रहेगा। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की हिंदी अभी अभी तो बताया था, स्वायत्त उपभोग। ठीक है, अब मैंने इस लाइन के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखवाई हैं, उसके साथ साथ में समझाता जाता हुई। कंजम्पशन लाइन सी लाइन दिया है मैंने भाई इसको। सी स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। क्यों? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, स्वायत्त उपभोग की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन इफ इनकम इज जीरो। आपका आय का स्तर जीरो भी होगा, शून्य भी होगा, तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। इसीलिए कंजम्पशन लाइन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। भाई साहब ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए आखिर क्या पड़ी है कंजम्पशन को वाई एक्सिस से स्टार्ट होने की। तो आप उसे बताएंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। सी जो है, सी लाइन जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है स्वायत्त उपभोग की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी आय और उपभोग के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सेम बात मैंने यहाँ लिखवाई है, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीजेज। इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, आय और उपभोग के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कंजम्पशन लाइन जो है वो अपवर्ड स्लोप बनता है। अपवर्ड स्लोप मतलब कंजम्पशन लाइन ऐसे जा रहा है, कंजम्पशन लाइन ऐसे नहीं आ रहा है। ठीक है, कंजम्पशन लाइन ऐसे इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव स्लोप है। यदि नेगेटिव स्लोप होता तो ऐसे आता। कोई नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, जो है सो है। कंजम्पशन लाइन अपवर्ड स्लोप बनेगा, यानी ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब कंजम्पशन के साथ साथ मैंने एक वाई लाइन भी खींची है। वाई लाइन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस, ये वाई लाइन होता क्या है? ये वाई लाइन असल में कुछ नहीं है, बेमतलब का लाइन है। बेमतलब में खींच दिया मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। तो क्यों खींच दिया? नाम है लाइन ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की रेखा। संदर्भ की रेखा, संदर्भ की रेखा मतलब बस ये दिखाने के लिए, बस इतनी सी बात दिखाने के लिए कि ये इनकम जो है वो कंजम्पशन के साथ किस प्रकार से तो चल रहा है, या कंजम्पशन जो है इनकम के साथ किस प्रकार से चल रहा है, इसको दिखाने के लिए मैंने लाइन खींची है, वाई लाइन। तो ये वाई लाइन है क्या? ये वाई लाइन इनकम लाइन है। इनकम लाइन, हाँ मैंने बताया था कि इनकम लाइन 45 डिग्री पे बनता है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, इसको तो एएस भी कहा था। हाँ एएस भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। एएस लाइन कह लो, वाई लाइन कह लो, इनकम लाइन कह लो, जीडीपी लाइन कह लो, लाइन ऑफ रेफरेंस कह लो, कुछ भी कह लो, मर्जी तुम्हारी। जो 5-6 बातें बताइए इनमें से कुछ भी कह लो। अब ये वाई लाइन बता रहा है कि इनकम ऐसे बढ़ रहा है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और सी लाइन बता रहा है कि कंजम्पशन ऐसे बढ़ रहा है। तो शुरू में इनकम की लाइन कम है और कंजम्पशन की लाइन ज़्यादा। शुरू में इनकम नीचे है और कंजम्पशन ऊपर है, ठीक है। यानी आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो जबकि कमा कम रहे हो, तो बचत हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही भाई। खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं, तो बचत किस बात की? उल्टा नेगेटिव है, और मांगना पड़ रहा होगा, उधार लेना पड़ रहा होगा किसी से। तो ये वाली स्थिति जो है ना, इसको कहते हैं नेगेटिव सेविंग, ऋणात्मक बचत। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को कहते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां इनकम और कंजम्पशन जो दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पे सेविंग है वो 0 हो जाता है, नेगेटिव नहीं रहता, 0 हो जाता। और इसके बाद पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होती है। पॉजिटिव सेविंग यानी धनात्मक बचत, ठीक है। तो ये आपका सी लाइन है, कंजम्पशन लाइन।
वेयर इनकम इक्वल्स कंजम्पशन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इनिशियली कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, आरंभ में कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है, ठीक है, ये नेगेटिव सेविंग कहलाता है। उसके बाद इनकम ज़्यादा हो जाता है, कंजम्पशन कम होता है, और इसे आप पॉजिटिव सेविंग यानी बचत कहते हैं, धनात्मक बचत। ठीक है, तो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन पूरी तरह से समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना हिस्सा आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।